डॉक्टर साहब आपके पास तो इब्न सफी का कलेक्शन है भाई, आप तो बोलें। मेरे पास कलेक्शन है, मेरा ख्याल है कि उसमें से एक किताब मेरे पास है। हाँ 3 लाख है उसके अभी तक याद है मुझे। वहाँ पे विराजमान हो जाइए या वहाँ चले मैं उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इब्न सफ़ी का असली नाम असरार अहमद था। उनकी वजह शोहरत जो है वो नावल है, मगर वो शायर भी थे। सफ़ी जो है, इब्न सफ़ी का मतलब है सन ऑफ साफ़ी, यानी सच बोलने वालों का बच्चा। वो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने पहले नावल लिखे 1940s में, और उसके बाद वो पाकिस्तान में आ गए। उनके नावलों के अंदर जो मशहूर सीरीज़ है, जो कि सबको मालूम है, जासूसी दुनिया, उनके किरदार थे कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद और इमरान सीरीज़, जिनके किरदार बेसिकली अली इमरान और उसके साथ वाले थे। उनके नावल के अंदर शोखीपन है, और उसके अलावा एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है जो कि बार बार आपको आती है, और इसकी वजह से उनके पढ़ने वाले हर उम्र के हिस्से में हैं। मैंने उनके पहले नावल मेरा ख्याल है 18 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ख़त्म कर लिए। इसने काजी साहब ने कहा मेरे पास उनकी पूरी कलेक्शन जो है मौजूद है इधर अमेरिका में। काजी साहब ने उसमें से एक किताब ली थी जो कि अभी तक वापस नहीं की। मैंने देते वक्त भी कहा था कि वापस करो। कहाँ है? अब जो नई कलेक्शन है ये जो कि इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक एक किताबचे में 3-3 किताबें रखी हुई हैं, तो 220 का मतलब है 60 किताबें, और वो अवेलेबल है। और अगर आप में किसी को चाहिए हो तो एक्चुअली पाकिस्तान में मेरा बंदा है जो देख सकते हैं। कितने की होगी? तो मेरा ख्याल है कोई $200 और शिपिंग कोई 3 गुना, तो $800 बन जाएंगे। अगर कोई सस्ता शिपिंग का तरीका हो, जो कि मेरे एक दोस्त ने, वो कोई अमेरिका से भी मंगा सकते हैं, तो उसने काफ़ी सस्ता मंगा लिया था, तो फिर कीमत कम हो जाएगी। आपकी पैदाइश 26 जुलाई 1928 में इलाहाबाद इंडिया में हुई। बाप का नाम सफ़ीउल्लाह, मदर का नाम नजरीन बीबी था। आप तो पीछे से आपके जिस तरह के कई कन्वर्टीज से हमारे मुसलमान, इंक्लूडिंग अल्लामा इकबाल के दादा भी हिंदू थे, वो कन्वर्टेड थे। उसी तरह आपके भी आबा व अजदाद जो थे वो हिंदू थे और आए वो कन्वर्ट हुए थे। और उनके ज़्यादातर आबा व अजदाद जो हैं वो उनका ताल्लुक़ तालीम से था, और वो इस्लाम कई जनरेशन्स पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अपना BA किया, और नाम के साथ वो अपने इतने सफ़ी BA लिख के लगाते थे। इस बात को जिस तरह कि आपको मालूम है, उनके किरदारों को कई लोगों ने उनके बाद फॉलो किया, जिनमें मशहूर मज़र कलीम जो कि अपने नाम के साथ MA लिख के लगाते थे। मगर जो उनके ज़ुबान के ऊपर गिरफ्त इब्न सफ़ी की है, उसी तरह जो कि माहौल इब्न सफ़ी के अफसानों का है या नावलों का है, वो मज़र कलीम ने कन्वर्ट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया। मज़र कलीम के जो इमरान सीरीज़ है वो ज़रा उससे कम दिमाग का इस्तेमाल मांगती है, मगर एंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी इक्वली गुड है। इब्न सफ़ी के तकरीबन सारे नावल इंटरनेट पे दस्तयाब है PDF फॉर्मेट में, तो अगर आपने पढ़ने हो तो पढ़ भी सकते हैं। ये मुझे नहीं मालूम, पता लगेगा कि यूट्यूब में किसी ने पढ़ भी हुए हैं कि नहीं। और उनके नावलों में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम कैच कर लेती हैं आपकी आय। जिस तरह उनका अभी तक मुझे याद है, उन्होंने एक कमरे के अंदर इमरान ने 2 बंदों को रिहा किया और कहा भाग जाओ, और पीछे उनकी गोलियां चलानी शुरू कर दी और अपने दोनों बंदों को रोक लिया। तो बेसिकली जो लोग बाहर भाग के गए थे, उसे पता था कि बाहर उन पर हमला होने वाला है, तो वो दोनों हमले में मारे गए। उसने कहा इसीलिए मैंने कहा था कि तुम दोनों ना निकलो, बाहर खतरा है, तो इनको मरवा दिया। उसी तरह एक और किरदार में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो उनका किरदार जोसेफ जो है, वो 2 बंदों को कमरे में, वो बॉक्सर होता है, तो एक बंदे को अच्छी तरह पीटता है, मारता है, और दूसरा बंदा जो है वो भाग जाता है पिछले वाले दरवाजे से।
और वो बाद में इमरान कहता है कि इसके ज़हन में बड़ी ज़ोर से बिजली चमकती है, उसने जान के पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था ताकि ये भाग जाए और ये वहाँ जाए जहाँ ये सब लोग छुपे हुए और हम फिर इनको ट्रैक कर ले। तो हमने बंदे पीछे लगाए हुए थे, तो जैसे ही उस दरवाजे से भागा उसने अपने बंदे टीम भेजी उसके पीछे पता करने के लिए कि ये लोग हैं कहाँ। तो कई छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान CID के लिए भी काम किया और इनको थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया का भी आज़ाला हुआ है। इनको स्किज़ोफ्रेनिया भी लोग कहते हैं रहा, जो कि मैंने देखा है कि जब आप अपने वक्त से आगे हों या अपने वक्त से कनेक्टेड ना हो तो ये मसाइल हो ही जाते हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप उनका कुछ कर सकते हैं। आपकी वाइफ का नाम उम्मे सलमा खातून था, आपकी शादी 1953 में हुई और आपने डिप्रेशन का भी शिकार रहे, जो कि टू बी ऑनेस्ट क्रिएटिव लोगों के साथ ये कॉमन से मसाइल हैं जो होते हैं, वी कांट पुट इट अगेंस्ट हिम। आपकी 26 जुलाई 1980 को पैंक्रियाटिक कैंसर से और आपको पापोश नगर एरिया कराची में दफन किया गया। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपके नावलों में दोनों इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया मशहूर है और जिस तरह के उनकार बताएंगे कि ये नावल जो है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में उनके अपने नाम से कैप्टन प्रमोद के नाम से छपते थे और बहुत पढ़े जाते थे और लोग वेट करते थे। और लाहौर के अंदर भी बाय द टाइम कि मैंने इनको पढ़ना शुरू किया इनकी सारी किताबें आ चुकी थी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम वेट किया करते थे नई किताब आने का, मगर डेफिनेटली पढ़ा करते थे पूरी किताबें लेके। पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो मैंने एक पुरानी किताब उर्दू बाजार से खरीदी थी, बेबाकों की तलाश। तो मुझे सुल्तान इब्न सफ़ी का पता भी नहीं था, अगर किताब पढ़ते हुए एकदम लगा कि ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पढ़नी चाहिए। और फिर मैंने अपने मेरी अम्मी की क्लिनिक होती थी वहाँ लेकर आई थी, जो रिसेप्शनिस्ट थी तो मुझे कहती है आमिर भाई ये इब्न सफ़ी की किताब है। मैंने कहा हाँ ये मैं ले जाऊँ। मैंने कहा अच्छा ये सबको पता है इसका, और फिर ले गई और फिर बाकी के हिस्से आपके पास नहीं है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक किया। खुशकिस्मती से जब अमीन तिरमिज़ी मरहूम कराची गए हुए थे तो मैंने उनसे कहा उर्दू के मेले पे गए हुए थे, तो मैंने कहा मुझे इब्न सफ़ी की किताबें भिजवा दे। वो भी उसके पढ़ने वाले उनसे थे, उन्होंने मुझे भिजवा दी। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि वो इब्न सफ़ी के बेटे को ज़ाती तौर पे जानते हैं, कोशिश करेंगे कि उनके सिग्नेचर भी ले दें, जो कि नहीं मिले मुझे। मगर ये कि अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो और आप वापस करने का वादा करें तो मेरे पास पूरा है, इब्न सफ़ी के पूरे सेट हैं, जासूसी दुनिया भी है, इमरान सीरीज़ भी है। आप में से वो लोग जो कि बहुत शकीन हैं, हमारे पास उर्दू घर में स्कैनर है, तो आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है मैं वो किताबें जिससे आप मेरा ऑफिस सिर्फ एक फ्लोर नीचे ही, तो हो सकता है मैं अपने ऑफिस में रख लूँ, क्योंकि एक बड़ा अच्छा ज़हन के लिए है। और उसको मैंने कई किताबों को बाद में भी पढ़ा, डॉक्टर बनने के बाद, अमेरिका आने के बाद, तो उनकी शुगुफ्तगी ख़त्म नहीं होती। तो उसमें एक ऐसा एक उनसर है, एक हैरत है, एक शुगुफ्तगी है और एक वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, जो कि मेरे ख्याल उनकी ज़ात का हिस्सा थी, लिहाजा वो किताबों के अंदर हर जगह से साफ नज़र आती है। और उनका जो किरदार है इमरान सीरीज़ का, मैंने पहले भी कहा कई लोगों ने उसको फॉलो किया है, जिसमें थोड़ा सा मजाकपन है, थोड़ा सा हवन्नकपन है, मगर एक तो मेरा ख्याल है उसने कई उनकी किताब की फिल्म भी बनी थी धमाका, जो कि मैंने नहीं देखी, मगर उन्होंने अपने दिबाचे में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था वहीद मुराद होंगे, जो कि मेरा ख्याल है चल नहीं सकी। इस तरह की किताब फिर एक और इंडियन मूवीज जो भी एक दो आई है, उसमें सैफ अली खान की कैप्टन मनोज, हाँ, मगर वो भी उसको पढ़ के ऐसे ही लगता है कि आप इब्न सफ़ी की किताब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली प्लॉट्स जो है वो वैसे ही लिए गए। तो मेरा ख्याल उन्होंने पूरी जनरेशन को इफेक्ट किया। और जो सच तो ये है कि यहाँ भी कई लड़के बैठे हुए लोग जो है उनको उर्दू जुबान से इंट्रोडक्शन इब्न सफ़ी के थ्रू ही हुआ है। तो अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अदब जुबान का हिस्सा नहीं है और अदब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अदब का असली मकसद, एक मकसद जो अदब का है वो अबलाग है, और उसके अंदर ज़रूरी है कि इब्न सफ़ी के जैसे लिखने वाले हों
जो कि लोगों का इंटरेस्ट बहाल करे, आपको हाई स्कूल से पकड़ ले, ताकि आप शहाबनामा भी पढ़ सकें और कशफुल मजूब भी पढ़ सकें। और मगर इस तरह के लोगों से आपको कहानी शुरू करनी पड़ती है। बाकी भी उर्दू में अच्छे लिखने वाले हैं, जिनमें इश्तियाक अहमद भी हैं, जो कि आप उनसे निकाल नहीं सकते उनकी कंट्रीब्यूशन, मगर वो मज़ा नहीं है चीज़ों का जो कि इब्न सफ़ी में जो ज़ुबान का चटखारा है, वो एक अपना लुत्फ़ है, जो कि मेरा ख्याल है कि उनका ही हिस्सा है। और अल्लाह उनकी रूह को अपने जवार रहमत में जगह दे। और मेरा ख्याल है कि हम अगर उर्दू अगर चाहे तो उनकी किताबें हम मंगवा भी सकते हैं। और जो नई किताबें आई हैं, वो मैंने कहा ना, वो 3-3 किताबें एक जिल्द के अंदर है, तो आपको 220 में 60 किताबें चाहिए, जो कि 1 या 1.5 शेल्फ में पूरी आ जाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नंबर अरे भाई आपका नंबर है। नहीं, मैं आखिर में मुझे आप भी नहीं पढ़ेंगे? ये औकात से ज्यादा चलिए मेरे ख्याल में कभी कहते हैं शोर आमिर से भाई ने पापा अच्छे से तारुफ करा दिया इब्न सफ़ी का। इसमें 2-4 बातें अभी रह गई हैं। इनका जो इनकी पैदाइश इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की है और कस्बे का नाम नारा था। इसी वजह से जब इन्होंने शेर कहना शुरू किए तो असरार नारवी के हवाले से ये जाने पहचाने गए। और ये शायर असरार नारवी पहले बने, इब्न सफ़ी बाद में बने। इनकी जो असल शोहरत इनकी बहैसियत शायर थी, वो अलग बात है कि फिर सिर्री अदब के ये बेताज बादशाह बन गए। इनके कलमी नाम जो हैं इब्न सफ़ी, हम जानते हैं असरार नारवी। 2 और नाम हैं जो शायद आम लोगों को नहीं पता, एक है तोगरल फुरकान और एक सनकी सोल्जर। तो ये इसके नाम से भी इन्होंने लिखा है। इनका एक शेर है, बहुत बहुत खूबसूरत शेर है। मैं उर्दू के खूबसूरत तरीन अशार में से एक शेर है ये। नहीं, ये बिल आखिर तक हार के यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है इनका। इसकी इनका भी कुछ जिक्र हुआ है पहले, और भी होगा भी, कि इनकी किताबें हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में मकबूल थी। तो उर्दू में तो छपती थी, हिंदी स्क्रिप्ट में भी ट्रांसलेशन होती थी, गुजराती में भी होती थी, और बांग्ला जुबान में भी इसकी ट्रांसलेशन होती थी। और इंग्लिश में बाद में इंग्लिश में भी अभी भी हो रही है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इनके जो बेटे का कहना यह है कि ये जो है पल्प फिक्शन से मावरा था ये, क्योंकि पल्प फिक्शन अमूमन होता है सड़क छाप फिक्शन होता है। लेकिन अगर आप इनका देखिए इब्न सफ़ी का, तो ये उर्दू अदब के शायद वाहिद अदीब हैं जिसमें हर तबके के लोग इसे पढ़ते थे। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर हज़ार पढ़े होते, साइंसदान पढ़े होते। इनफैक्ट डॉक्टर बिन कदीर खान, मैंने खत पढ़ा था उनका, तो वो बहुत बड़े फ़ैन थे। इस तरीके से असातिज़ा हो, चाहे वो मैकेनिक हो, रिक्शा ड्राइवर हो, पान वाला हो, हर शख्स पढ़ता था। तो इसको आप पल्प फिक्शन नहीं कह सकते। इसके लिए उन्होंने जो नाम तजवीज़ किया वो है जमहूरी अदीब, है ना, जमहूरी अदब था इनका, अवामी अदीब, क्योंकि वो हर एक के थे, ठीक है ना, ख्वास के भी थे, वो अवाम के भी थे, तो हर एक के थे वो। तो इसलिए उनको जमहूरी अदब उन्होंने नाम दिया। अभी आमिर भाई ने जिक्र किया इंटरनेट पे किताबें मौजूद हैं, बिल्कुल सही, इंटरनेट पे काफ़ी किताबें मौजूद हैं। ये हमारा उस नस्ल ताल्लुक़ है जो हम इंटरनेट पे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मज़ा हमें कागज़ी किताब में ही आता है। तो वो मजबूरन मैं टैबलेट में किंडल में भी पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता जो कि हाथ में पकड़ के किताब का आता है। तो दूसरी बात, मैं यूट्यूब के बारे में कहा था, यूट्यूब में इनके कई नावल पूरे पढ़े गए हैं, बहुत है मौजूद, दर्जनों मौजूद हैं इनके इब्न सफ़ी के यूट्यूब में। अगर आपको सिर्फ आप ऑडियो के तौर पर सुनना है तो आप सुन सकते हैं, कभी गाड़ी में लगा लें या ऐसे घर में काम करते हुए पीछे चल रहा होती है, मुमकिन है। जी यूट्यूब में मौजूद है इनका। अच्छा, इसके जो है एक मैं आर्टिकल का कुछ इक़्तिबास पढ़ूंगा, पूरा नहीं। ये राशिद अशरफ की किताब है, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना किया। ये मई 2012 में शाये हुई थी। और इसके अंदर इनके बेटे अहमद सफ़ी का एक अपना आर्टिकल है, बहुत से इसमें है लेकिन इब्न सफ़ी के बेटे ने जो लिखा है उसकी कुछ इक़्तिबास पढ़ के आपको बताऊंगा। मैं सब चीज़ नहीं बता सकता आपको। हाँ, इन्होंने लिखा है कि जनाब इब्न सफ़ी ने सिर्फ सिर्री अदब ही तहक़ीक़ नहीं किया, बल्कि शायरी भी की, तंज़ व मज़ाह पर मुबनी मज़ामीन और किताबें भी लिखी, और इसके अलावा कई और मुतफ़र्रक़ मगर फिक्शन पर मुबनी किताबें लिखी। चंद किताबों की तफसील यहाँ दर्ज की जाती है।
अब वो किताबों की तो तफसीर बता रहे हैं, आपने शायद नाम भी ना सुने हो, कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक का नाम है डिप्लोमेट मुर्ग। ये तंजो मजहब और मबनी मज़ामी का मजमुआ जिनमें से अक्सर निखात और दीगर रसाइल में तोरल फुरकान के कलमी नाम से शाया हुए थे। फिर एक शैतान साहब, ये भी तंजिया और मज़ाहिया मज़ामी का मजमुआ है जो सनकी सोल्जर और तोरल फुरकान के कलमी नामों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शाया होते रहे। फिर इन्हें बाज़ मर्द इस मजमुए की सूरत में मरतब किया गया। फिर एक इनका एक नावल है प्रिंस चिल्ली, जैसे चिल्ली होता है वो प्रिंस चिल्ली। ये 1958 के समाजी पस मंजर में तहरीर शुदा एक माशरती तंजिया नावल जुल्फ़े परेशा हो गई और इजाफे के साथ ही 1977 में शाया हुआ था। ये अब तक थी कहाँ, यह अरबी डाइजेस्ट में किस्वा शाया होने वाला नावल जो मिस्री असातीरी दौर से 20वीं सदी ईस्वी तक फैली हुई एक रोमानी पुरतजस्सुस कहानी पर मुश्तमिल है। तो अच्छा, बड़ी मजे की बात यह कि अभी मुझे हाल ही पता लगा ये जो लफ्ज़ असातीर है अरबी का, इनफैक्ट यूरोपियन जुबान हिस्ट्री से आया है। असातीर जो है अरबी में आया है हिस्ट्री से, नॉट दी अदर वे राउंड। बाहर ये ज़िमनी बात होगी। तो ये फिर उनका एक किताब जो मुझे बड़ा पढ़ने का शौक आ रहा है वो तुस्के दो प्याजी है। जैसे बादशाहों की तो उसको लिखी है, मैंने खुद बाबर की पढ़ी हुई है, हुमायूं की मेरे पास रखी हुई पढ़ी हुई इंशाल्लाह कभी, जहांगीर की है। इस तरह उन्होंने एक आम आदमी की लिखी है कि मुल्ला दो प्याजा की तख्युलाती तुस्क है, तो मुगलिया दौर की इर्शाद ज़बानी वो भरपूर तंसी है। फिर और एक किताबों का है, मैं अपनी पढ़ूँ आपको। फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ मैगजीन्स पे इनकी किताबें शाया होती थी। तो एक जनजिया के दौर में एक रिसाला था नए उफ़ुक़ और नया रुख, उनके डिक्लेरेशन खरीदे गए और उसी में फिर उनमें से नए उफ़ुक़ का नाम जो है उन्होंने दे दिया इब्न सफ़ी डाइजेस्ट, इब्न सफ़ी मैगजीन, इसमें इनकी कहानी छपती थी। तो उस पर जो है उनको नोटिस आ गया कि आपने जो लफ्ज़ लिखा है, हाँ, क्योंकि इसके तहत रिसाले के नाम से लफ्ज़ मैगजीन को खारिज करने को हुक्म दिया गया। मैगजीन लिखा है इसमें क्योंकि मैगजीन का ताल्लुक असलहे से होता है और पुरतशद्दुद मवाद को शामिल करने पर पाबंदी थी। इसलिए उनको कहा कि भाई मैगजीन में से इसको मैगजीन से मैगजीन लफ्ज़ निकाल दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा उसको नाम चेंज करके नया फ़ोक कर दिया। फिर अभी जिक्र किया आमिर भाई ने, उनके बेटे ने तस्दीक की है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ थे और 3 साल बीमार रहे। और जिसे ने जिक्र किया कि अहमद सफ़ी साहब ये लिखते हैं कि ये अमूमन जो तख्लीक़कार होते हैं वो हो जाते हैं और 3 साल बड़े बिल्कुल गुमनामी में रहे तो वो मौका मिल गया उस वक्त जाली इब्न सफ़ियों का। तो उसमें इब्न सफ़ी, ऐन सफ़ी, इस तरह कई नजमा सफ़ी, हाँ, तो इस तरह के मुख्तलिफ नामों से लोग आ गए, उन्होंने कुछ अपने। लेकिन उसके बाद 1963 में हकीम इकबाल एहसन साहब के इलाज के दौरान वो अचानक नॉर्मल हो गए और फिर एक मार्कत आला नावल लिखा 1.5 मतवाले, तो दोबारा मैदान में सुना, दोबारा उतरे हुए और 1980 तक अपने वफात तक को लिखते रहे। फिर इब्न सफ़ी के नावल बेबाकों की तलाशी कहानी पर फिल्म धमाका के नाम से बनी। अच्छा, इसके अंदर बड़े दिलचस्प इसमें है, मैं आपको सब चीज़ें नहीं सुना था। इसमें आपको ये बता दें कि इसके जो हीरो साहब थे जिक्र किया वो जावेद शेख थे, जो जावेद इकबाल के नाम से तो पहली फिल्म थी उनकी, और उनके मुकाबले में शबनम थी जो कि काफ़ी मंजी भी अदाकारा थी उस वक्त। 74 की बात है, बनी मौलाना हिप्पी ने बनाई थी, मौलाना हिप्पी ने बनाई थी। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये थी उनकी कि ये अपने वक्त से बहुत पहले बन गई थी और रिलीज भी चंद हफ्ते पहले हो गई थी। ईद से 2 हफ्ते पहले इनको रिलीज कर दिया था, हिमाकत की थी उन्होंने। तो 2 हफ्ते के बाद जब ईद बकरा ईद पे जो है जो फिल्में आई थी तो उसकी वजह से नई फिल्मों जगह देने के लिए उतर गई। और इसके अंदर 2 चीज़ ऐसे चीज़ें की गई थी जो कि काबिल कबूल नहीं थी। एक तो ये कि जावेद शेख वैसे नए अदाकार थे तो बड़ा रिस्क लिया था। फिर उसके अंदर जो उनकी हीरोइन थी शबनम, वो कोई रिवायती किस्म का नहीं था कि वो उनके रोमानवी चक्कर या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। कोई हीरो हीरोइन का मिलाप नहीं था, तो वो लोगों को कबूल वो भी नहीं था। रहमान जो उस फिल्म के विलन थे, उस पे जिन्होंने गाना फिल्माया था जो कभी नहीं होता कि विलन पे कोई गाना फिल्माया जाए। सबसे अच्छा जो गाना फिल्म का था उसके ऊपर राह तलब में कौन किसी का, ये उस फिल्म का जो गाना था सबसे अच्छा गाना, तो विलन पे फिल्माया गया। एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी। और फिर उसके बाद जो मीर तकी मीर की गजल है उल्टी होगी सब तदबीरें, इसे मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा में पॉप अंदाज से गाया गया। सोचिए कि अब कितना वे अहेड ऑफ टाइम है। अच्छा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो ये भी
अब नई नस्ल तैयार थी, बात की ना पुरानी नस्ल। और इसके लिए इतनी मीर जैसे उस्ताद की कलाम की इस बेअदबी पर फिल्म धमाके के तमाम तर गीतों और किसी भी किस्म की पब्लिसिटी पर रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के अरबाब इख्तियार ने पाबंदी लगा दी। यही नहीं बल्कि गुलकार शहजाद सलीम इस गजल गाने पर रांदे दरगाह ठहरे और उनको भी रेडियो के दरवाजे एक अरसे तक बंद रहे। सलीम शहजाद, ठीक है ना, ये सलीम शहजाद थे। देखने वालों ने इस फिल्म पे ये नहीं देखा कि जिस सीन में जेमसन ये गजल डिस्को अंदाज में गाता है, अभी कितने मजे की सुनी आप बात, उसके अगले ही सीन में उसने विलियम शेक्सपियर की एक बेलाड कम अवे डेथ एंड इनसाइड साइप्रस लेट मी लेट फ्लाई अवे ब्रेथ आई एम स्लेन बाय अ फेयर क्रूअल मेड, इसको कव्वाली के अंदाज में पेश किया। तो अगर आप देखें ना उसकी जो स्टिल्स मौजूद हैं, उसके अंदर जो शायरों के नाम है मीर तकी मीर भी आते हैं और विलियम शेक्सपियर भी। वाहिद फिल्म होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जिसके अंदर गाना जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन इसको कव्वाली के अंदाज में पेश किया, लोग वो भी कबूल नहीं। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन देखिए आप कितनी ज्यादा थी ना उसके अंदर। तो ये फिर जाहिर बात है कबूल नहीं हो सकी। और आखिर में सबसे मजे की बात ये कि उस फिल्म के अंदर X2 की आवाज चाहिए थी इन्हें, तो वो जो है इब्न सफी ने आवाज दी थी। तो ये दिलचस्प बात थी। उस फिल्म का जो है अब कोई पता नहीं कहाँ गई हो, क्योंकि वो मौलाना हिप्पी के पास तो रखी हुई थी, लेकिन किस फॉर्म में वो उसका प्रिंट है क्या कुछ है वो अभी तक डिजिटाइज नहीं हुआ और अभी तक कुछ के बारे में पता नहीं चला। वो यूट्यूब पे भी नहीं है कहीं पर नहीं। जी चले, बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड सर, लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। खातन में से कुछ आप बोलना पहले होना चाहिए था भाई, बोला बस इतने सभी का सब में शुरू में जैसे कहते हैं बचपन से जरा सी बड़े हुए तो हमारे वालिद एक किताब लाए, धुआं हुई दीवार, उनकी किताब थी। तो मैंने कहा ये क्या धुआं हुई दीवार, तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरा ऐसा दिल मतलब इतना उसमें अच्छी चीजें मुझे नजर आई। मैंने पढ़ी, इनका नाम उसमें इसरार नारवी थे ना उनके, तो वो पढ़ी और वो 125 पैसे में लाइब्रेरी से आती थी उनकी किताबें। उस जमाने में 125 कितने होते थे, 1 रुपया 25 पैसे। हमने तो 4 आने के लिए थी। हाँ अच्छा, वो मैं जमा करती थी पैसे और उसके बाद जाके किताब खरीदती थी। और वो इतनी उसके अंदर मतलब एक ऐसी हर तहरीर उनकी एक डिफरेंट होती थी और उसमें देखती थी कि उनका मकसद पैसा कमाना जैसे नहीं था उसमें, वो ना कोई उसमें कोई ऐसी, लेकिन वो जो एक फिर पुलिसरार अजनबी उनकी किताब थी जिसमें उनकी किरदार और ऐसे वो थी और अवामी किरदार थे सारे, उनमें जितने भी किरदार होते थे और किरदार निगारी और उसमें उनके जो जितने किरदार होते थे वो डेवलप जैसे होते थे। और जो उन्होंने जैसे ब्राजील के जंगलों में अगर वो ले गए तो ऐसी वो उसकी तस्वीर खींचते जैसे आप उस जंगल में बैठे, मतलब तस्वीर कशी उनकी ऐसी होती थी कि बस बैठ के आदमी। और समझो कि अब्बू कहते थे कि जो शोले वो नहीं था, वो जो कहते थे कि वो उसके पास जाएगा तो गाने वाली के पास जाएगा तो खुद ही उसके पारे नहीं, वो जो ऊपर चढ़ जाता है छत पर, हाँ शोले में कि वो खुद ही छोड़ देगा उसको, उस गाने वाली के अमिताभ के उसमें किरदार, वो मनोवान वही डायलॉग है जो उनकी किताब में थे। मतलब सबने उसको जिसे कहते हैं ना कॉपी किया है। बस ये है कि उनकी हर चीज और जज्बात निगारी और उर्दू की तरवीज भी में भी उनका बड़ा उर्दू का मतलब ये, और उनके जो मजा ऐसा होता था, उनके ऐसे मजा का जुमला ऐसा होता था कि बड़े बड़े मजा निगार भी उनके जुमलों से वो ऐसे नहीं करते थे जैसे वो उसको एक स्पेशल कैरेक्टर था मजा के लिए, कासिम। हाँ बिल्कुल। और उसके उर्दू की जो जबान थी वो इतनी आसान थी कि बच्चे भी उसको कॉपी करते। इमरान सीरीज पूरी जो उनकी होती थी, कोई मतलब दिल चाहता था कि हर किताब को वो पढ़ें और उसके अंदर जब आप चले जाते थे तो बस आप एक अजीब व गरीब उसमें आपको किरदारों से मुलाकात होती थी। बहुत ही मैं कहती हूँ। और जैसे वो गाथा क्रिस्टी नहीं होती थी एक जमाने में, जो पहले लोग उसकी किताबें पूरी सरार सुनते थे। और फिर सबसे बड़ा जो उनका किरदार ये था कि लोग रोमांटिक और जिनसी इस तरह की नॉवेल पढ़ते थे, उन्होंने उसको हटा के साइंस फिक्शन के तौर पे उसको लोगों बच्चों को कहा कि ये नस्ल खराब हो रही है। उन्होंने उसको इस तरफ लगाया जासूसियत पे और इस तरह की बातों पे कि बच्चे इधर से निकल के ना इसको इस चीज को पढ़े, क्योंकि बाकी तो बहुत ही नस्ल निगारी में भी बड़ा ही कुछ वो हो रहा था, खराबी पैदा हो रही थी। तो ये इससे एकदम एक ट्रेंड चेंज हुआ
तो इमरान सीरीज आ रही है, बच्चे देख रहे हैं, किताबें ला रहे हैं, तो एक इन्होंने एक नया वो दिया, बच्चों के असलूब भी नया था सारा, और उसके जो किरदार थे, औरतें भी उसमें शायद लड़कियां भी थी, पता नहीं क्या क्या उनके नाम होते थे, अब तो जहन में नहीं आता बाकी। और 4 नस्लों का सफर है पूरा, यानी हमारी नानी भी पढ़ती थी और उनकी वो भी पढ़ते थे, फिर हमारे अब जो नई नस्ल है शायद वो इसमें इतना नहीं है, लेकिन उससे पहले की तो नस्ल है, वो तो 4 नस्लों ने इब्न सफ़ी को पढ़ा है और उसको देखा है, और बहुत उनका हमारे पूरे अदब में बहुत उनका किरदार है। तो मैं यही कहूँगी कि बस ऐसे लोग, ऐसी जो है ना, अब जो है जैसे नसीम हिजाजी थे ना, उनसे हिस्ट्री को देखा था, लेकिन इन्होंने तो हर किरदार में अपने आप को बहुत अच्छा तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि वो एक निभाया हर चीज को। बस यही थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बचपन में पढ़ा है, और अब तो खैर दिल चाहता है कि वो पुरानी कलेक्शन लाएं और पढ़े दोबारा। बहुत ही अच्छा, मतलब अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे और उनको इसमें जगह। आप आए देखें। नीचे भी खड़ा होगा। ऊंची हो रही है। तो आपने भी अभी ये पल्प फिक्शन की बात की, तो अंग्रेजी में ये एक इस्तिलाह है पल्प फिक्शन, उर्दू में शायद इसे आमियाना अदब कहते हों, या सस्ता अदबी मवाद या तफरीही मवाद कहें। सोकियाना, आमियाना, सस्ता, तफरीही। इससे मुराद वो अदब है जो अवाम नास के लिए आसान, दिलचस्प, तेज रफ्तार कहानियाँ मुहैया करे। ये इस किस्म की कहानियाँ बहुत वो पल्प पेपर के ऊपर छपती थी, तो इसलिए इन्हें पल्प फिक्शन कहा जाता था। तो इस जुमरे में जासूसी नावल भी आ जाते हैं, रोमानवी डाइजेस्ट भी आ जाते हैं, सनसनीखेज कहानियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन क्या जासूसी अदब वाकई पल्प फिक्शन है? तो इब्न सफ़ी की जो उर्दू अदब में उनका जो मकाम है, उसका तयन करने से पहले देखना पड़ेगा कि जासूसी अफसाना या नावल निगारी एक इंतहाई मुश्किल काम, इसको एक आम आदमी शायद कर भी नहीं सकता। अगर मुजरिम और उसके जुर्म को बहुत अदना और मामूली बनाकर पेश किया जाए तो सुराग रसान की अजमत घट जाएगी। अगर मुजरिम के होशियार और खतरनाक होने पे जासूस की बड़ाई का दारोमदार होता है, लेकिन इसमें यह भी खतरा रहता है कि कहीं मुजरिम का किरदार जासूस पर गालिब ना आ जाए। जासूसी कहानी में मुसन्निफ को मंतक और तजस्सुस के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन रखना पड़ता है। मुजरिम के लिए जरूरी है कि वो गलती करे, और ऐसी गलती करे कि जिसको जासूस तो पकड़ ले मगर कारी का जहन वहां तक ना पहुंचे। इसलिए गलत सुराग या रेड हेरिंग्स डालना जरूरी होता है, यानी कई मुश्तबा अफराद जो सब जुर्म कर सकते हैं। इन किरदारों की तश्कील जरूरी है कि हर मुश्तबा अफराद शख्स के पास एक माकूल मौका हो, जरिया हो और वजह हो जुर्म करने की, लेकिन ये सब किरदार कहानी के लिए जरूरी भी हों और महज पुरज़े ना हो। कहानी में अनोखा मोड़ यानी ट्विस्ट भी जरूर होना चाहिए। ये इंकशाफ चौंका देने वाला हो, जो मुकम्मल तौर पर काबिल यकीन हो। मुसन्निफ शुरू से ऐसे सुराग दे जो आखिर में हल की तरफ इशारा करें, मगर इतने वाज़े ना हो कि कारी फौरन राज को पाले, और इतने गुजलिक भी ना हो कि वो आखिर में कहें कि ये तो कोई बात ही ना बनी। मुसन्निफ को साइंस का इल्म होना जरूरी है, खुसूसन इल्म कीमिया का, इल्म तबियात का और फॉरेंसिक साइंस का इल्म भी जरूरी है। नबातात और इल्म तिब की वाक़ियत भी इजाफी खूबी है। अदालत के निज़ाम और कानूनी बारीकियों को भी समझना आना चाहिए। कारीन बहुत तज्जियाती होते हैं, वो हक़ाइक़ के बयान में की गई किसी भी गलती को आसानी से पकड़ लेते हैं। इसी तरह कहानी में कहीं झोल हो या ढीले सिरे हो तो वो भी ज़ीरक पढ़ने वालों की आंखों से बच नहीं सकते। खुसूसन कहानी के इख्तिताम के लिए ज़रूरी है कि वो कायल करने वाला और इत्मीनान बख्श हो। इसके बावजूद जासूसी नावल निगारों को अदब में वो मकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। पाकिस्तान के सिरी अदब में इब्न सफ़ी से पहले कोई नुमाया नाम नहीं मिलता, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने तर्जुमा किया, वो भी अंग्रेजी अदब से ली गई कहानियों को देसी कालिब में ढाला। इब्न सफ़ी ने उर्दू ज़बान में गोया जासूसी अदब को मुतारिफ ही करवाया, और इसमें वो नाम और मकाम हासिल किया कि अब इब्न सफ़ी और सिरी अदब एक नाम और बिल्कुल लाजिम और मलज़ूम हो गए हैं। इब्न सफ़ी ने तलाश, तजस्सुस और सुराग रसानी की अनोखी फ़ज़ा तख्लीक की है। शायद ये उनके नाम का असर था, असरार उनका नाम था, असली नाम, कि वो बचपन से ही तिलस्मे होशुबा पढ़ के एक तसव्वुराती दुनिया में रहते थे, जहाँ फ़ज़ा गैर मरई और जादुई होती।
7वीं जमात में उन्होंने पहली कहानी लिखी जो अफरोजा शाहिद में शाये हुई। एडिटर ने उन्हें कोई मोमर आदमी समझा और उनका नाम कहानी के साथ इस तरह शाये किया, नतीजा फिक्र मुसव्वरे जज्बात हजरत असरार नारी। कहानी छपते ही घर वालों ने उनका मजाक बना डाला। वो उन्हें पुकारते, अबे मुसव्वरे जज्बात जरा एक गिलास पानी तो लाना। तो ये कहानी जो थी ये रोमानवी थी। तो शुरू में ज्यादातर रोमानवी कहानियां लिखी। मैट्रिक तक पहुंचते ही शायरी का चस्का भी लग गया, एक से एक अच्छा शेर भी कहा। बरसगीर की तकसीम के वक्त इब्ने सफ़ी बीए के पहले साल में थे। इस दौर के जहनी भूचाल ने उन्हें परागंदगी और इंतशार में मुब्तला रखा। तो उनकी जिंदगी 52 साल पे सिर्फ मबनी थी, आप देखें तो उसके अंदर ज्यादातर उनका जो उनके दिमाग में बहुत उलझन और आपको ये इंतशार मिलेगा। उनके नॉवलों में नजर नहीं आता, लेकिन उन्हीं ने शायद उनके दिमाग को इतनी जिला दी। आखिरकार खुद को संभाला और दोस्तों की तहरीक पर माहनामा निखत के लिए तंजियात लिखने का सिलसिला शुरू किया। तुगरल फरगान के नाम से मुतअद्दिद तंजिया, मज़ामीन और अफसाने लिखे, लेकिन उनका दिल अपनी तहरीरों से मुतमईन नहीं था। उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। एक मुबाहिसे में एक बुजुर्ग ने जब ये कहा कि उर्दू अदब में सिर्फ जिनसी कहानियां ही लिखी जाती हैं और बिकती हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस राय को गलत साबित करना चाहिए। थोड़े ही दिनों में एक जासूसी माहनामे की दाग बेल डाल दी गई, जो इसके लिए हर माह एक मुकम्मल कहानी लिखने लगे। उनका पहला नावल दिलेर मुजरिम अंग्रेजी अदब से माखूज था, लेकिन फरीदी और हमीद के किरदार उनकी अपनी तख्लीक थे। अंग्रेजी अदब से उन्होंने तासुर जरूर कबूल किया, मगर उनकी ज्यादातर कहानियां तबाजात थी। 200 से ज्यादा नावलों में सिर्फ 8 नावल ऐसे हैं जिनके प्लॉट अंग्रेजी अदब से लिए गए हैं। उनके नावल हर उम्र और हर तबके के लोगों में अजहद मकबूल हुए। हर किताब बार बार पढ़ी गई। इब्ने सफ़ी के नावलों ने थके हुए जहनों को सेहतमंद तफरीह मुहैया की और कुछ न कुछ पढ़ते रहने की आदत जलवाई। बड़े सगीर में रीडिंग लाइब्रेरियों का रिवाज उन्हीं की किताबों की वजह से पड़ा। अक्सर अहबाब ने उनसे कहा कि उन्होंने तुगरल फरगान और असरार नारवी को कत्ल करके अच्छा नहीं किया। उन्हें जिंदा रखा होता तो आज अदब आलिया में उनका कोई मकाम होता। इब्ने सफ़ी ने हमेशा उन्हें यही जवाब दिया कि भाई अदब आलिया की शमा जलाए 5 आदमियों के हल्के में बैठा नजर आता, यही मेरा मकाम होता बस। मुझसे ये कोई ना कहता कि सफ़ी साहब उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन आप जो बामुहावरा उर्दू मुझसे सुन रहे हैं, आप ही के कुतुब के मुताले की रही में मन्नत है। शम्सुर रहमान फारूकी ने उनके लिए लिखा कि मेरा ख्याल है इब्ने सफ़ी हमारे ज़माने के मकबूल तरीन नावल निगार थे। मुझ जैसे तालिब इल्म किताबों की दुकानों के चक्कर लगाते कि इब्ने सफ़ी का नावल सबसे पहले हमारे हाथ आ जाए। रोज़नामा हुर्रियत के मुदीर नसरुल्लाह खान लिखते हैं कि मैं इब्ने सफ़ी के नावलों को बड़े शौक से पढ़ता हूँ। मुझे जासूसी नावलों से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इब्ने सफ़ी से है। वो अपने जासूसी नावल से ज्यादा दिलचस्प है। उनकी जबान बड़ी रसीले है, उनके जुमले नश्तर हैं। इब्ने सफ़ी किस सतह के लिखने वाले हैं, इससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इब्ने सफ़ी किस किस्म के इंसान है, इस सिलसिले में जरूर मैं कुछ कहूँगा। मेरा ख्याल में कोई अदीब या फनकार बड़ा अदीब या फनकार उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वो बड़ा इंसान ना हो। उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि जो लोग जासूसी नावल से बेजारी का ऐलान करते हैं, वो भी उनके नावल छुप छुप पढ़ते हैं। इब्ने सफ़ी के जासूसी नावलों ने इतनी मकबूलियत हासिल की कि 70 की दहाई में ISI ने अपने यहाँ नई भर्ती होने वाले खुफिया जासूसों को जासूसी की बारीकियां सिखाने के लिए इब्ने सफ़ी के लेक्चर्स का एहतमाम किया। 1900 और ये अब मैं धमाका के बारे में बात नहीं करूंगी, ये तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। मैं उनके किरदारों के उनके जो कुछ मुकालमे हैं वो मैं सुनाऊंगी। और ये उनका एक शेर जो रेख्ता पे भी सबसे पहले ये आता है कि चांद का हुस्न भी जमी से है, चांद पर चांदनी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा शेर है। उसकी एक साइंसी उसमें जो है रीजनिंग भी है। और तो ये मैं कुछ 2-4 उनके जो है कोट्स पढ़ देती हूँ। UNO क्या है? यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन। दीनदारी महज इबादत नहीं, असल दीनदारी इबादत के बाद शुरू होती है। अगर इबादत आदमी को आदमी नहीं बना सकती तो ऐसी इबादत के सिलसिले में मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ। किताबों को सूंघ कर तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुताले के लिए वक्त चाहिए। ये आप क्या फरमा रहे हैं जनाब? हमारे यहाँ तो किताबों को तराजू में तोलकर साल की बेहतरीन किताबें मुंतखब की जाती हैं और इन पर इनामात दिए जाते हैं। अमूमन सबसे ज्यादा ज़कीम किताब का मुसन्निफ इनाम पाता है। अगर कोई अल्लाह का बंदा इतराज कर बैठता है तो कह दिया जाता है, अम्मा इतनी मोटी किताब लिख दी है बेचारे ने, कहीं ना कहीं तो कोई काबिल इनाम बात होगी। आपका मजहब क्या है? बकवास। क्या मतलब? मजहब के सिलसिले में अमूमन बकवास किया करता हूँ, अमल नहीं करता। क्यों नहीं करते? शैतान बहकाता रहता है। लाहौर पढ़ते रहा कीजिए, वो मरदूद भी तो लाहौर प्रूफ हो गया है। आप लीडर तो नहीं है। लीडर होता तो शैतान मेरे करीब नहीं आ सकता था। सोचता कि अपनों के पीछे पड़ने से क्या फायदा। तो ये तंज का भी और मजाक का भी बड़ा अच्छा इम्तिजाज है। क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ मैं मरना चाहती हूँ। रोशी झुल्ला गई।
अच्छा तो उर्दू के इश्क या नॉवेल पढ़ना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द बोर होके मर जाओगी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राना पैलेस। क्यों? तुम्हें चाय पिलाकर 2-4 गजलें सुनाऊंगा। पिछली रात भी एक ताज़ा गजल हुई है। पेट में दर्द हो रहा है, जब तक कोई सुनेगा नहीं बदहजमी में मुब्तला हूँगा। आजकल सामीन कहाँ मिलते हैं, मजबूरन रिवॉल्वर के जोर पे मुहैया करता हूँ। गजल तो अलग रही, तुम्हें दोहे भी सुनने पड़ेंगे। मोहब्बत में ऐसा वक्त भी आता है इंसान पर कि तारों की चमक से चोट लगती है रगे जा पर। खुदा के लिए मुझे ऐसे सड़े बुसे शेर मत सुनाया करो। असगर गोंडवी का शेर है जनाब, आखिर क्या खराबी है इस शेर में? इस किस्म की कैफियत सिर्फ ज्यादा मिकदार में भंग पी जाने पर पैदा हो सकती है। तो ये मैं यहाँ पे खत्म करूंगी अपने मजमून को। तो आप देखा होगा कि मिजाह का आंसर इनके यहाँ और बड़ा लतीफ मिजाह है और तंज भी है। और साथ साथ माशरे की इब्न सफ़ी के वालिद साहब का नाम था सफ़ी अहमद, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम इब्न सफ़ी किया, सफ़ी का बेटा। और अभी जो उनके बेटे का नाम है वो अहमद सफ़ी है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इब्न सफ़ी जो थे उन्होंने जासूसी दुनिया इलाहाबाद में, ये और अकरम इलाहाबादी एक थे, ये दोनों हम असर थे। और ये लोग ने साथ ही इस तरह की लिखी। तो इब्न सफ़ी के जो किरदार थे उस पर अकरम इलाहाबादी ने हाथ साफ किया, तो वहाँ पे वो खान और बाले बन गया, जहाँ पे खान अहमद फरीदी। और बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसा वो फरीदी इब्न सफ़ी ने लिखा। थोड़ा सा उनका वो बात नहीं थी किताब में। फिर आरिफ मारहरवी था, वो भी चरबा था इंडिया के अंदर, उनको उसने भी अपनी किताबें लिखी। और पाकिस्तान में काफ़ी इनके चरबे बने, इसने भी लिखने की कोशिश की, इब्न सफ़ी ही रास्ते में पकड़ी। अफसोस की बात है कि वो गलत मुल्क में पैदा हो गए। अगर अमेरिका में होते, अगाथा क्रिस्टी के मुकाबले में वो करोड़पति होते और कई फिल्म उनकी कहानियाँ बिकती हैं और वो पैसे बनते उनके, तो बेचारे गलत जगह पैदा हुए। दूसरी बात है कि इब्न सफ़ी ने उस ज़माने में जिस ज़माने में कराटे का पता नहीं था, जूडो का पता नहीं था, करामगा का पता नहीं था, ये उस ज़माने के जो चाइनीज़ आर्ट्स हैं जिसका पाकिस्तानी को इल्म ही था। 50s 60s की बात कर रहा हूँ, फिल्में भी नहीं आती थी उस वक़्त। उन्होंने उन किरदारों को, सिंह ही एक था, उसने वो गोलियां डाच करता था। तो ये तमाम चीज़ें उस ज़माने में ही वॉज अहेड ऑफ द टाइम। उनकी इतनी वसअत थी उनकी मुताले में कि उनको पूरी दुनिया का पता होता था कि कहाँ से। तो उनकी चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि आप झोल महसूस करेंगे या पकड़ेंगे या हाँ पकड़ लिया यार ये तो गलत लिखा है, क्योंकि उसको आप खोज करेंगे तो मालूम हुआ कि वो सही लिखा था। हम तो उस ज़माने में तीरथ नाम फिरस्पुरी के तर्जुमे पढ़ते थे, और उसके बाद फिर ये इब्न सफ़ी को जो चस्का पड़ा तो फिर उसके बाद छूटा नहीं। मैंने कोई 8 साल की उम्र से पढ़ना शुरू किया इनको। फिर उसके बाद ये है कि मैंने कुछ लिखना शुरू किया है, तो अब आपने इसरार किया तो अगर कहते हैं तो सुना देता हूँ। इसमें एक जो कैरेक्टर है हामिद का, आप वो देखेंगे कि वो फरीदी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, मगर फरीदी महरुल अकूल बातें नहीं करता था। ये जो है मेंटलिस्ट है, ये लोगों को जहन को जो है अपने असर में लेके और उसका कुछ ये कर लेता है काम। तो खैर अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ा दूँ। जी जी सदर साहब इजाज़त। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बहुत सिलसिलेवार कहानी आप में से कुछ ने पढ़ी भी है। तो इसमें ऐसा है कि फिक्शन है, इसके अंदर आप ये देखें कि इसमें सारा समझ लें कि इब्न सफ़ी की ही उस पर रुख पे मैंने लिखा है। तो मुझे लगा कि जुए में कुछ गड़बड़ हो गई और हामिद वहां से फरार होना चाहता है। हामिद वही जिसको फरीदी थी। मैं फौरन भागकर लेमोजीन के अंदर कूद गया और हाथ बढ़ाकर लेमोजीन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेमोजीन ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके के साथ चला दी और लेमोजीन सड़क पर फर्राटे भरने लगी। लेमोजीन में हर तरफ सियाह शीशे थे, तो बाहर से अंदर के लोग नजर नहीं आते थे। मुझे मामले की नोयत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने हामिद से भागने की वजह पूछने के लिए गर्दन पटाई तो मारे दहशत की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां नीले सूट में मलबूस हामिद के बजाय घनश्याम जयराज बैठा मुझे कहरा आलूद नजरों से घूर रहा था। वो भी मेंटलिस्ट था। मैं ऐसे डरा जैसे मैंने वहां काले नाग को कुंडली मारे देख लिया हो।
मैंने दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक हो चुका था। अब मैं बचने की खातिर घनश्याम से परे दरवाजे की जानिब सिमट गया और इसके बावजूद घनश्याम के उस मुक्के से न बच सका जो कि सीधे मेरी कनपट्टी पर पड़ा। ये अक्सर वो होता था उनकी किताबों में, जिसकी ज़रब से मेरा सारा माहौल तारीकियों में डूब गया। न जाने कब तक मैं बेहोश रहा मगर जब आंख खुली तो अपने आप को एक लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। उसके बाद आंखों के सामने की धुंध जब छटी तो सामने दो हेवले नजर आए। गौर से देखा तो दोनों जाने पहचाने नजर आए। उनमें से एक तो वही लिफ्ट वाला अफ्रीकी नजात था और दूसरा घनश्याम जयराज। घनश्याम जयराज निहत्ता था मगर अफ्रीकी नजात के हाथ में एक छोटी सी मशीन गन तनी हुई थी। वो दोनों मेरे सामने 10-12 फीट के फासले पर खड़े हुए थे। ये एक लोहे से बनी हुई एयरक्राफ्ट की हैंगर जैसी इमारत थी जो कि दूर दूर तक खाली थी। इस कोने से उस कोने तक कुछ नहीं था सिवाय छत के करीब बेशुमार रोशनदान थे जैसे धूप छन कर आ रही थी। मेरे बाएं तरफ एक बड़ा सा फाटक था जो कि अंदर से बंद था। अलबत्ता उसके बीच एक कद आदम खिड़की नुमा दरवाजा था जो कि निस्फ भिड़ा हुआ था और उसमें से भी दिन की रोशनी झांक रही थी। मुझे अपने आप को सही सालम देखकर इतना इत्मीनान तो हुआ कि अगर वो लोग मुझे मारना चाहते तो वहां तक लाकर कुर्सी पर बैठाने का तकल्लुफ नहीं करते। उन दोनों के अंदाज से लग रहा था कि वो बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुंह खोलकर सकूत तोड़ा और पूछा मुझे वहां क्यों लाया गया। तो घनश्याम जयराज ने उसी मुद्रासी लहजे में कहा तेरे गुरु का इंतजार है। मैं समझ गया कि उन्होंने हामिद को फांसने के लिए जाल बचाया। मेरी उस शेर की शिकार वाली मिसाल बिल्कुल ठीक ही थी। मैं कुर्बानी का बकरा था और इसी दफा घनश्याम ने मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसके साथ ही मेरे जहन में एक हौलनाक सा वसवसा जागा कि हामिद तो अब $30 मिलियन का मालिक बन चुका है और बाजार उसका मुझसे जो काम था वो निकल चुका है। उसे क्या पड़ी कि अब मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाले। साफ जाहिर था कि उसे उसका मिशन कामयाबी से पूरा हो चुका था। घनश्याम जयराज जादूगर के बतौर नाकाम और तबाह हो चुका था और पैसों से भी हम मोहताज हो गया था। अब घनश्याम जाने और जिनका वो कर्जदार हो गया था वो जाने। इस हकीकत का जानकर मुझे अपना हशर साफ नजर आने लगा। मैंने शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर ली जैसे कि वो खतरे के वक्त आंखें बंद करके समझता है कि ये खतरा टल गया। मैंने अपना अंजाम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इस हालत में कई मिनट गुजर गए थे। अब बचाव का कोई तरीका नहीं था। अफ्रीकी निजात के हाथ में जो हथियार थी वो इसराइल की बनी हुई खुदकार मशीन गन उजी थी। यह मशीन गन 300 फीट तक अपने निशाने को भून कर रख देती थी। 9 मिलीमीटर की गोलियां 600 गोलियां पर मिनट से जब चलती तो उसके छिड़काव से कोई बच नहीं सकता था। हामिद गोश्त पहुंच का इंसान था जो कि मामूली कैमरे को डाच तो दे देता, डाच तो नहीं दे सकता था। तेज रफ्तार मशीन गन की गोलियों से कैसे बच जाता। और बेचारा मैं तो फकत 12-13 फीट पर था। खड़खड़ आवाज होती और मेरा पत्ता साफ हो जाता। मगर मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया कि अंजाम कार मेरी मिट्टी डलस के बजाय इसी लास वेगस के सहरा में कहीं है और जुबान पर कलमा शहादत का वर्ड जारी कर लिया। अफ्रीकी नजात की बातें सुनकर मेरा दिल दहलने लगा और वो बहुत ही बेसब्री दिखा रहा था। वो कह रहा था हामिद नहीं आने वाला है, लिहाजा इसी को यहाँ मारकर चलते बनो, बहुत हो गया। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सजाए मौत की कैदी को बताया जा रहा है कि चलो उठो फांसी घाट तैयार है। मगर भला हो घनश्याम का, उसने कहा थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएगा। इस पर मैंने मुंह भी खोला। मुझे मारकर क्या मिलेगा, अगर वो ना आए तो फिर। घनश्याम जयराज उसी मुद्रासी लहजे में बोला वो आएगा नहीं आएगा, तू ऊपर गया। ये सुनकर मैंने पूरी तरह से आंखें खोलकर देखी तो क्या देखता हूँ कि वो 2 लाल लाल धब्बे जिससे मैं शिकागो में मुतारिफ हो चुका था जयराज के माथे पर और अफ्रीकी नजात के माथे पर चमक रहे थे। इसको देखकर मेरी बाँचें खुल गईं। मुझे अचानक मुस्कुराहट देखकर घनश्याम समझा कि मेरे मौत को देखकर दिमाग उलट चुका है। उसने पूछा आए ये क्या हुआ तुम्हें। मैंने इत्मीनान से कहा बताता हूँ। फिर अफ्रीकी नजात को बोला हे लुक एट योर बॉस's हेड, कैन यू सी ए रेड डॉट and one rifle is pointing at his head, that means a high powered also at your head. मैंने कहा अपने बांस की पेशानी की तरफ देखो, वहाँ लेजर गन का पॉइंटर जमा हुआ है और वो एक तुम्हारे सर पर भी है। अब जरा सी भी हरकत मत करना। घनश्याम हंसकर बोला फिक्र मत करो, ये नजर का धोखा है, कोई गन वन नहीं है। ऐसे शब्द है हमें दिखाता फिरता है, डोंट वरी। तो बहरहाल शाबदा हो के धोखा। मुझे इतना तो इत्मीनान हो गया कि हामिद आ चुका है और यही कहीं है। घनश्याम ने बुलंद आवाज में हामिद को कलकार कर कहा अब आ चुके हो तो छुपने की क्या जरूरत है, अपना जलवा तो दिखाओ। इस पर लोहे के गेट खुलने की करख्त आवाज सुनाई दी और बड़े फाटक का छोटा सा गेट हल्के हल्के वाह हुआ। मैंने गर्दन घुमाकर अपनी बाएं जानिब देखा तो उस अदखले दरवाजे के ओट में हामिद उसी नीली पगड़ी और नीले सूट में मलबूस नमूदार हो गया और वो वहीं आधा बदन निकालकर तिरछा खड़ा था। वही नीली पगड़ी और नीला सूट। उसका
उसका एक आगे पीछे अरे यार एक पेज गायब हो गया इसमें से। बहरहाल अरे यार जल्दी हो गया तो एक पेज गया। ये क्या होता है कि उसको शूट करते हैं, उसके ट्रेंच कोट में गोलियां लगने से कई हवादान बन चुके थे मगर मुझे खून रिश्ता हुआ नजर नहीं आया। मैंने पूछा तुम जख्मी तो नहीं हो? उसने कहा मैं अपने पूरे बदन पर बॉडी आर्मर पहन कर आया हूँ। ये जदीद तरीन मसनूई रेशा जिसे केवलार कहते हैं अभी अभी निकला, ये बुलेट प्रूफ बनाने का काम आता है। उसके बाद हामिद ने सड़क पर पहुंचकर मोड़ काटा। मैंने पलट कर इमारत की जानिब देखा, वहाँ इमारत के अकब से 2 अफराद दौड़ कर उसी दरवाजे में घुसते नजर आए जिससे हम फरार हुए थे। तो मैंने पूछा वो लेजर के निशान अगर नजरबंदी की तो इन दोनों के सर सचमुच कैसे उड़ गए? हामिद ने बड़े इत्मीनान से कहा हर जगह हर दफा बल्ब से काम नहीं चलता, इसलिए बैकअप का बंदोबस्त कर लिया था। मैंने कहा तो क्या तुम वो शार्प शूटर साथ लाए थे और हमारे पीछे उस बिल्डिंग में भी अभी भी घुसे? इस पर हामिद ने कहा तौबा करो जी, मैं किराए के कातिलों से वास्ता नहीं रखता। मैंने पूछा तो फिर वो कौन लोग थे? इस पर हामिद ने कहा मुझे क्या पता, घनश्याम या उसी अफ्रीकी के साथी होंगे। अब मैंने बेयकीनी से कहा अगर वो उन्हीं के बंदे थे तो उन्होंने अपने आदमी को क्यों शूट कर दिया? इस पर हामिद ने कहा भाई दरअसल उन दोनों ने अपनी दानिश में हम दोनों को ही शूट किया था। अब घनश्याम और अफ्रीकी की बदनसीबी थी कि बंदूकचे को वहां पर हम दोनों उनकी जगह निशाना बने खड़े नजर आए। फिर उसने मुझे तंबी की जरा सर नीचे करके दबक कर बैठो, अब तक उनको असलियत का पता चल गया होगा और हम लोग अभी तक उनकी राइफलों के रेंज में हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा चस्का नजर आया होगा। आइए ओंकार भाई, हम मौके पर लेते हैं। ओंकार भाई कभी सोच कर लिया आपने तो पढ़ी नहीं मैं ओंकार मार्गिल हूँ। सादिया मुझे सदर देने की जो इज्जत बख्शी है आज उर्दू घर ने, मैं उसके लिए बहुत ममनून हूँ। इब्ने सफ़ी मेरे बचपन का हीरो, मैं शायद ही उसकी कोई एक किताब हो जो मैंने मिस कर दी, नहीं तो मैंने 12 साल की उम्र में उनको पढ़ना शुरू किया और उनकी जासूसी दुनिया पहले उर्दू में प्रिंट होती थी, उसके बाद उसको 2 या 3 हफ्ते लगते थे उसकी ट्रांसलेशन होने में, नॉट ट्रांसलेशन बट ट्रांसलिटरेशन इनटू हिंदी। और दूसरी बात ये थी हिंदी पढ़ने वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो वो हाथों हाथ हिंदी की एडिशन जो थी वो हाथों हाथ बिक जाती थी। लेकिन उर्दू के पढ़ने वाले क्योंकि कम थे तो मैं हमेशा आई वुड गो फॉर उर्दू बिकॉज आई वाज बाइलिंगुअल इन दैट सेंस। तो ये हमारा जो रूटीन था वो ये था कि वो जो बुक स्टोर वाला था मैं उसके सामने से गुजरता था और पूछता था तो फिर 2 दिन बाद फिर से गुजरा तो जैसे ही उसके हाथ में उर्दू का एडिशन आता था तो उस वक्त आप देखना था भाग के सीधा अंदर गए, उठाई और फिर उसको नौकर को बोला भाई आप जल्दी से घर ले चलो। तो क्यों? क्योंकि जाके मुझे अपने चौबारे में बैठ के अकेला बैठ के समझे ना, और वो किताब पढ़नी है। और फिर जब वो पढ़नी शुरू होती थी तो कोई पता नहीं था कि कब शाम हुई कब रात हुई, जब तक वो ख़त्म नहीं हुई तब तक पढ़ते थे उसको। और फिर उसके बाद अब 1 महीना फिर नहीं आएगी है, फिर उसको दोबारा पढ़ लेते। इतना प्यार था। ये किस्म की लत थी, एक किस्म की हाँ ये लत थी। और मैं पढ़ता था क्योंकि मैं उर्दू में पढ़ता था तो उसके जो मेन कैरेक्टर थे वो थे कर्नल अफरीदी। लेकिन जब वो हिंदी में प्रिंट होके आती थी तो उसका मेन कैरेक्टर थे कर्नल विनोद। अदरवाइज इमरान सीरीज के जो हीरो थे वो राजेश। थैंक यू राजेश।
अदरवाइज एवरीथिंग, कासिम भी वही था, हामिद भी वही था, और हूबहू वर्ड बाय वर्ड उसकी ट्रांसलिटरेशन वही होती थी। इस मामले के बारे में, क्योंकि इस किताब को, जासूसी दुनिया को पल्प फिक्शन माना जाता था, तो पहले तो हमारे टीचर्स जो थे वो इसको अलाउ ही नहीं करते थे। मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ, ये गर्मी की छुट्टियों में ऐसा होता था। बाकी के साल जो है वो हम वेट करते थे कि घर जाके फिर सारी पुरानी किताबें पढ़ेंगे। लेकिन घर पे उन्होंने टीचर्स ने स्कूल में एक बार मेरे पास किताब पकड़ ली। तो जब उन्होंने ये पकड़ ली तो उसको दिखाने के लिए कि ये किताब हमें नागवार है, उन्हें उसको हाथ से नहीं उठाया, उसको चिमटे से उठा के जाके डस्टबिन में डाला। तो उससे हमें बहुत गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ। खैर उसके बाद हम जो थे उसके ऊपर, इनोवेशन तो शुरू से ही रही है ना, उसके ऊपर फिर हम अखबार की जिल्द चढ़ाए ताकि बाकी की किताबों में वो मिल जाती है। तो उन्होंने, एक टीचर जो मेरे डैडी का दोस्त भी था, उसने घर पे फोन किया कि भाई आपका बेटा जो है ये जासूसी नावल पढ़ता है, पढ़ाई नहीं करता। तो एक दिन मैं अपना छुट्टी में अपना चुबारे में बैठा पढ़ रहा था, तो डैडी आए, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, वो उसमें ही अखबार वाली जिल्द में। तो वो कहे दिखाओ जरा, देख ली, हाथ से ले ली, ये क्या बकवास पढ़ रहे हो? मैंने कहा जी ये बकवास नहीं, बड़ा अच्छा नावल है, आगे से नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। अच्छा जी। वो ले गए, कोई 2 दिन 3 दिन गुजर गए। तो एक दिन अम्मी ने कहा वो जरा बिस्तर के नीचे से वो फ्रांचीज, तो तकिए के, मेरे बिस्तर से तकिए के नीचे से वो फ्रांचीज निकाल के लाओ। जो वो निकाली थी उसका तो जिक्र मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो पिस्तौल था किसी को चाहिए था, उसकी राइफल खराब हो गई तो उसको बाहर जाना था, पिस्तौल लिए बिना बाहर नहीं जाते थे। तो कहते इसको पिस्तौल लेनी है जाके। मैं या बेड के ऊपर गया, तकिया उठाया तो उसके नीचे वो जो मेरे से कंफिस्केट किया था उन्होंने नावल, वो पड़ा हुआ है। तो मैं आया नीचे, मैंने कहा अम्मी ये क्या है? तो भाई मुझसे नहीं पूछो, अपने डैडी से पूछो। तो हम जाके डैडी के सामने खड़े हो गए और किताब, मैंने कहा जी ये, हाँ मैं देखना चाहता था तुम पढ़ते क्या हो। असल में वो पढ़ रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज थी कि एक बार वो जैसे होता है ना कि मुंह को लग गई तो फिर उसके बाद उतरती नहीं थी। फिर हमारे दोस्तों में ही होता था, तुम्हारे पास कौन कौन से है नावल हैं और मेरे पास ये हैं, और फिर वो एक्सचेंज किए। जैसे यहाँ पे वो पिकाचू और ये और चीजें एक्सचेंज होती हैं। तो ये सब चलता रहा। ये नहीं है कि इसके साथ हमारे पास कुछ पढ़ने को और नहीं था। जेम्स हेडली चेज फॉर एग्जाम्पल यूज्ड टू राइट फैंटास्टिक नॉवेल्स दैट, और उसकी कई स्टोरीज के ऊपर मूवीज भी बनी। फिर उसके बाद एलेस्टेयर मैकलेन जिसके ऊपर गन्स ऑफ नेवरॉन बनी है, वेयर द ईगल्स डेयर बनी है, वो भी थे और हम उसको भी पढ़ते थे। लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस जो थी वो इब्ने सफ़ी की जासूसी दुनिया होती थी। और वो दिन क्या थे, बस आपको ये बता सकता हूँ कि 4-5 साल तक हम उस वहाँ से फिर मूव करके चंडीगढ़ आ गए। हम फार्म पे रहते थे, तो उसके बाद मूव करके चंडीगढ़ सिटी में आ गए। तो वहाँ पे फिर आसानी हो गई। वहाँ पे एक ही बुक स्टोर नहीं था,
वहाँ पे कई बुक स्टोर थे, कहीं से भी आप ले सकते थे। तो फिर यह है कि वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब यहाँ पे मैं आया, काजी भाई से बात हुई, तो मैंने कहा काजी भाई आपने कभी इब्ने सफ़ी को पढ़ा? कहते पढ़ा है, मैंने तो उसको लिखा भी है। हाँ तो मैंने कहा अच्छा। फिर डॉक्टर आमिर से बात हुई, तो वो कहते मैं तो सोच रहा हूँ, इन्होंने अभी ली नहीं थी, कलेक्शन पूरी खरीदी नहीं थी, उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कलेक्शन खरीद ली अपनी पूरी की पूरी। तो मुझे ये लगा कि भाई मैं तो अपने ही लोगों में मेरे जैसे लोग हैं ये। तो इसलिए मुझे ये बहुत खुशी है, रिजवान भाई का मैं बहुत आभारी हूँ, मगनून हूँ, आभारी तो हिंदी का वर्ड हो गया, कि उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम उसके बहुत बड़े फैन हो, क्योंकि ये प्रोग्राम 4 साल पहले भी हो चुका है, 6 साल पहले 6 साल पहले, हाँ। और तब भी इन्होंने तब पता नहीं मैं सदर था कि नहीं, मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ बातें की थी। तो इन्होंने कहा भाई बिकॉज यू आर सच अ बिग फैन, तो आज की सदारत आपको दी जाती है। उसके लिए उर्दू घर का शुक्रिया, और मुझे बोलने का वो हो गया, खाली नहीं मारना भी, मैं am not done। आपने स्टाइल भी आज अपने सफ़ी का हाँ, बताया। मैं ऐसे में चाह रहा था कि आप इंडिया की पर्सपेक्टिव से हाँ, बताइए। वो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना? वही कर रहा हूँ, कि क्योंकि वो उसी बहुत पे आ रहा हूँ और ये ताली मारने को तैयार है। तो ये भगाना चाहता है मुझे। कोई भी ताली नहीं मारता। देखिए पहली बात तो ये हुई कि जब मैंने काजी भाई का अफसाना निगारी पढ़ी, सबसे पहले मैंने पढ़ी, क्योंकि ये अपनी कोई गज़ल, कोई नज्म और कोई नस्र जब भी लिखते हैं पहले मेरे पे आजमाते हैं। मैं इनका पहला विक्टिम होता हूँ। तो मैंने जब पढ़ी तो इनको ये आपको बताएंगे, मैंने इनकी इतनी तारीफ की, मैंने कहा जो नक्शा कशी, जो मंजर कशी जो तुम करते हो वो लाजवाब है, और आपको पता है इस बात का कि आप बिल्कुल इब्ने सफ़ी की नकल करते हो। तो कहते हाँ मैं उसी के स्टाइल में लिखता हूँ। तो अब आप इनके जितने भी अफसाने इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने पहले मुझे वो शमशेर सिंह का अफसाना सुनाया, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जो आपको सुनाया ये भी सुना, मैंने इनके सारे अफसाने पढ़े मैंने। तो मैंने इनको कहा कि इनको प्रिंट कर दो, अभी देखो क्या होता है, शायद एक दिन वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद जो बात मैं कहना चाहता हूँ मेनली, वो हमारी दोनों की बातें हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे तो वहाँ पे ये इमरान सीरीज़ भी बिकती थी, जासूसी दुनिया भी बिकती थी। हमारे इमरान सीरीज़ अलग नहीं थी, वो भी जासूसी दुनिया के बैनर के नीचे ही बेची जाती थी। तो इमरान की जगह वो राजेश था हिंदी में, और उर्दू में इमरान। और फिर मैंने इनको बताया कि मैंने उस पर रिसर्च की, कि वही 6 साल पहले की बातें हैं, रिसर्च की तो पता चला इलाहाबाद में ये ट्रांसलिट्रेशन होती थी, जहाँ से ही खान बाले भी वहीं पे छपती थी। हिंदुस्तान में जासूसी दुनिया की 4 गुना कापियाँ बिकती थी जितनी पाकिस्तान में बिकती। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान में उनके फैन ज़्यादा थे। और कई बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो इतने इम्प्रूव ही नहीं हुए कि मैं जाके मिलूं कि इब्ने सफ़ी से मुझे मिलना है, या आप सोच सकूं। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया, तो फिर बात आएगी नहीं। बट आई वांटेड टू गो, जाके इब्ने सफ़ी साहब से मिलने का बहुत दिल करता था, और मिल नहीं पाए, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। और दूसरी बात जो ये थी कि ये $1.25 की नहीं मिलती थी, ये $2.5 की मिलती थी, इंडियन ₹2.5 की एक किताब। और कई लाइब्रेरीज ऐसी थी जो इसको रेंट पे देती थी, रेंट पे देती थी। हाँ, जो कि रेंट पे देती। मैं तो खरीद ही लेता था। तो
क्योंकि हमारे फार्म के पास कोई 15 किलोमीटर की दूर एक शहर था, कालका उसका नाम है। वहाँ से वहाँ पे एक ही किताबों की एक ही दुकान थी, और उसके साथ हमारा मेल जो था वो खाता वाता चलता था। कई बार कोई ये नहीं होता था कि हम उनको पैसे देते थे, हम उनको अनाज दे देते थे। हम उनको गेहूँ उठा दिया, ये उठा लिया, हाँ गुड़ दे दिया, 2 बोरियां गुड़ की भेज दी, शराब दे दी, ये भी हाँ, तो हाँ, क्योंकि कैश के मामले में हम लोग थोड़ा वीक होते थे। हमारे पास कमोडिटीज होती थी, कैश नहीं होता था। तो फिर उसके बाद बिजली आ गई, बिजली आके फिर ट्रैक्टर्स आ गए, फिर फर्टिलाइजर्स आ गए, जो नई किस्म के फर्टिलाइजर। तो हमारी इनकम जो है वो कम से कम नहीं तो मेरा कहता 15 से 20 गुना बढ़ गई, जिसने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। इतनी इनकम बढ़ गई तो बेटे को अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने। लेकिन वो जो ट्रिप, वो घर से अपने फार्म हाउस से वो जो ट्रिप था वो कच्ची रोड का था, और मैं पैदल तय करता था हर दूसरे दिन देखने के लिए कि जासूसी दुनिया उर्दू में रिलीज हुई कि नहीं हुई। और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 3 हफ्ते पहले उर्दू में आ जाती थी, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलिटरेटेड हिंदी में वर्जन आता था। मुझे तो कोई भी मिल जाए, मैं तो हिंदी भी पढ़ लेता था, उर्दू भी पढ़ लेता था। तो इतना और भी मजेदार बात ये थी कि जैसे आपने कहा, जो साइंस फिक्शन है उससे इंट्रोड्यूस मुझे इब्न सफी ने करवाया। उनका साइंस फिक्शन भी एक्यूरेट होता था, फिजिक्स पे बेस्ड होता था, और आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते थे। तो ये बात है। और उसके बाद मेरी खुशकिस्मती है कि मैं काजी भाई से मिला, और काजी भाई ने अपने मंजर कशी के साथ वो जो एक होल था वो पूरा कर दिया। तो थैंक यू काजी भाई फॉर दैट। और बस इतना ही कहूँगा। ये जो जासूसी नावल हैं, इनको जैसे कि आपने कहा, पता नहीं किस रीजन से इनको पल्प फिक्शन कहा गया है। दे आर कंप्लीट एंड दे आर you could not look down upon them because they from the quality of, when you measure what is literature, they fit completely. इंग्लैंड में सर आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम्स वाले, उस सर का खिताब मिला। हाँ, सर का। और जेम्स हेडली चेज और या एलिस्टेयर मैकलेन, ये भी उनको भी पल्प फिक्शन कह सकते हो, क्योंकि फिक्शन तो पहले ही था। गन्स ऑफ नेवरहम नेवर टुक प्लेस, वेयर द ईगल देयर वाज अ टोटल फिक्शन। और उनको वो करोड़पति बन गए। अगाथा क्रिस्टी आगथा क्रिस्टी तो मिस्ट्री थी, वो मिस्ट्रीज नहीं, वो अलग किस्म की थी। खैर, बट आपका योर पॉइंट इज वेल टेकन था। वो भी आपका पॉइंट जो है इज वेल टेकन। इन्होंने एक बताया कि वो बता दो कि बहस दिखती कि सारे किरदारों में सबसे कम जिस पे शुबा हो, मैं उसी को फिर आखिर में। हाँ, वो हमारे वो होता था कि जब स्कूल में था तो हम कहते थे कि भाई आगथा क्रिस्टी की आ गई नई मिस्ट्री आई है, तो मैं उसके 25 पेज 30 पेज पढ़ने के बाद कहता था ये कैरेक्टर बहुत साफ शफाफ कैरेक्टर है, इसी ने किया। और बिलीव मी 85-90% ऑफ द टाइम आई वुड बी राइट। तो एनीवे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का आज का। तो आई गेस इससे हमारा ये आज की नशिस्त कंप्लीट होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ताली बजा सकते हैं। आपको बजा। भाई